समय हो चुका है और आज हम एपोरिज्म के व्याख्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म 66 और 67 के ऊपर। हमने प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन के बारे में जाना। मास्टर हनीमैन ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि प्राइमरी एक्शन क्या होती है, सेकेंडरी एक्शन क्या होती है। एक एक एपोरिज्म्स के अंदर हम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज से 5 साल पहले जब ऑर्गेनन पढ़े थे तब कुछ अलग लेवल का सीखने को मिल रहा था। आज वापिस ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग सीख रहे हैं। शायद 5 साल बाद फिर से ऑर्गेनन पढ़ेंगे तो फिर कुछ और सीखेंगे। फिलोसॉफी की यही चीज बहुत निराली है कि हम जिस लेवल के ऊपर होते हैं ना, हमें उतना ही सत्य समझाई देता है। और जब हमें ऐसा लग जाता है कि हो हमें तो सब कुछ आता है, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, ये तो हमें मालूम है, तब से हम सीखना बंद कर देते हैं। काफी सारे मित्र हैं, हम कहते हैं कि मटीरिया मेडिका में आर्सेनिक पढ़िए तो बोलेंगे सर आर्सेनिक का वीडियो तो 2 बार देख लिए है, आर्सेनिक तो 5 बार पढ़ लिए हैं। बस उन्होंने ऐसा मान लिया है कि उनको 1 बार 2 बार या 5 बार पढ़ लेने से आ गया। जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो जानता हूं, मुझे तो मालूम है, मैं तो होशियार हूं, बस तब से सीखना बंद हो जाता है। और होम्योपैथ आजीवन स्टूडेंट होना चाहिए। पूरी जिंदगी हमें सीखते रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मुझे आता है, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं या उससे ज्यादा जानता हूं। जिस दिन ऐसा ईगो हमारे अंदर आ गया, जानने का मानने का अभिमान आ गया, उस दिन से हमारी ग्रोथ बंद हो जाएगी, हम सीखना बंद हो जाएंगे। तो एपोरिज्म 65 के अंदर हमने सेकेंडरी एक्शन के बारे में देखा। उसी के अनुसंधान में आज हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर व्याख्यान की शुरुआत हम एक बहुत बढ़िया से श्लोक के साथ करते हैं, तो आज के व्याख्यान की शुरुआत भी हम एक अच्छे से श्लोक के साथ करेंगे। दवो अब्बसी निवेष्टाव्यो गले बद्वा दढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम च अतपस्विनम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में 2 प्रकार के मनुष्यों की बात की गई है। कहा गया है कि इस संसार में 2 तरह के लोग हैं जिनको गले में बड़ी सी शिला अर्थात पत्थर बांधकर समंदर में फेंक देना चाहिए, वो क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं है, वो पृथ्वी के ऊपर भार के हैं। तो इन 2 प्रकार के लोग इस संसार में रहने लायक ही नहीं है। तो कौन से हैं ये 2 प्रकार के लोग? इन दोनों लोगों में से एक वह हैं जो धनवान होते हुए भी दान पुण्य नहीं करते, और दूसरे वह हैं जो गरीब होते हुए भी अतपस्वी हैं, अर्थात कठोर परिश्रम नहीं करते। ऐसे आलसी एवं अधमी पुरुषों को कठोर से कठोर दंड भोगने योग्य कहा गया है, क्योंकि दान न करने एवं श्रम न करने, इन दोनों ही कर्मों से व्यक्ति नीचता की ओर बढ़ता जाता है। गरीब व्यक्ति का कर्म है कि वह अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करे और हर संभव प्रयास करे, न कि दूसरों से मांगकर अपना जीवन व्यापन करे। और जिनके पास पर्याप्त धन संपदा है, ऐश्वर्य है, वह यदि परमार्थ न करे तो उससे अधिक उद्यमी व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। उससे अधिक अधर्मी व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे आलसी और स्वार्थी व्यक्ति संसार में बोझ के समान हैं। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा दी जाती है कि दान मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है एवं पुरुषार्थ उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मनुष्य के पास कुछ भी न हो तब भी वह पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ हासिल कर सकता है। अंततः आलसी न बने। बात समझ आ रही है कि ना आ रही है? आपके पास अगर कुछ है, यहां पे धन का मतलब है रिसोर्सिस। रिसोर्सिस का मतलब है ऐसा कुछ जिससे जीवन के अंदर अच्छा किया जा सके, जिससे जीवन जीने में आसानी हो, जिससे अच्छा जीवन जिया सके। ऐसा कुछ भी अगर आपके पास है और आप योग्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाते हैं या तो योग्य व्यक्तियों को नहीं बांटते हैं तो आप अधर्मी हैं। यहां पे बात केवल धन की नहीं है, बात है ज्ञान की, बात है नॉलेज की, बात है रिसोर्सिस की, बात है और हर चीज की जो आपके पास है। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप लोगों को ज्ञान बांट नहीं रहे हैं। लोग आपके पास
प्रभु कृपा से कुछ मिला है आपको, प्रभु कृपा से आप कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी योग्य व्यक्तियों तक आप नहीं पहुंचा रहे हैं और सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, या तो उस ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, तो इस श्लोक के मुताबिक हम अधर्म कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? गुरुकुल के सिद्धांतों में से यही एक सिद्धांत है ना, गुरुकुल का यही सिद्धांत है, एजुकेशन विदाउट मनी। आपको अगर सीखना है तो पैसों की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एनीवन? गुरुकुल के पैम्पलेट्स आते हैं, उसमें फीस के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? वेरी गुड दगस। और कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परसिवरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गुरुकुल के जितने भी पैम्पलेट्स आपको देखने को मिले होंगे, जितने भी कैंप्स देखने को मिले होंगे, गुरुकुल के अंदर कोई मॉनिटरी फी का चार्ज नहीं होता है। गुरुकुल के अंदर चार्ज है, वो है परिश्रम का चार्ज। इसमें दूसरा व्यक्ति कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति है कि जिसको दरिद्र है, चाहे वो धन से दरिद्र हो सकते हैं, चाहे ज्ञान से दरिद्र हो सकते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन से दरिद्र हो सकते हैं। हम अपनी बात करें तो हम ज्ञान से दरिद्र हैं, तो ज्ञान से दरिद्र है तो हमें उद्यम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए। और मेहनत और तपस्या क्या है? गुरुकुल आपको वही मार्ग दिखाता है। गुरुकुल के अंदर कुछ ऐसे ही नहीं दिया गया है। गुरुकुल आपको मार्ग दिखाएगा कि तपस्या करो, उद्यम करो, मेहनत करो, और मेहनत करेंगे तो आप जरूर द्रव्य पाएंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको कहा जाता है कि व्याख्यान देखिए, बार बार देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उस व्याख्यान का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और आपको जो सत्य मिलेगा वो आपके परिश्रम से, आपके उद्यम से पाया गया ज्ञान है, वो आपकी जागीर है। बात समझ में आ रही है? क्यों गुरुकुल के सिद्धांत हैं वो कहां से लाए गए हैं, उन सिद्धांतों की बात है। तो गुरुकुल के अंदर जो जो भी सिद्धांत हैं वो अलग अलग उपनिषदों से लाए गए हैं। वो सिद्धांत हैं, वो जीवन के परम सत्य हैं कि इससे सादा और सरल जीवन कतई हो ही नहीं सकता। तो अगर हम कहते हैं कि हमें सीखना है लेकिन हमें सिखाने वाला नहीं मिला, हमें सीखना है लेकिन ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम ये सब हमारी दृष्टि में एक बहाने होते हैं। अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपने कितना उद्यम किया, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना संसार के अंदर भटके, आप कितने लोगों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। आपके पास ज्ञान नहीं है मतलब कि हमारी बात करें तो ज्ञान से गरीब हैं, इसका मतलब, और हम तपस्या भी नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पे रहने लायक ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों आपको कहा जाता है कि अपने पेशेंट देखिए, एक एक व्याख्यान को 10-10 बार, 15-15 बार देखिए, हर बार कुछ अलग सीखिए, हर बार नोट्स बनाइए और अपनी मटीरिया मेडिका एवं अपनी रेपर्टरी खुद तैयार कीजिए। ये आपको कहने के पीछे ये पूरा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड होता है। लेकिन हर बार हर व्यक्ति को उसी फिलॉसफी को बार बार तो नहीं कह सकते। उसके लिए आपके श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हमें कह रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सीखना है, ये है वो है, मेरे को सीखने की इच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग उसमें से परिश्रम करते हैं, बहुत कम लोग उसमें से तपस्या करते हैं, बाकी चले जाते हैं। ज्ञान कोई चीज नहीं है जिसका व्यापार हो सके और आप खरीद सकें। ज्ञान अपने आप उपार्जन करना पड़ता है। शास्त्रों के अंदर धन उपार्जन, द्रव्य उपार्जन, ज्ञान उपार्जन की संज्ञा दी गई है। मतलब कठोर से कठोर परिश्रम, उद्यम एवं मेहनत से जो मिलेगा वो ज्ञान हमारा होगा। बाकी सब इंफॉर्मेशन है, बाकी सब माहिती है जो कतई हमें मदद नहीं करेगी, केवल और केवल हमें कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही है? काफी सारे लोगों का प्रश्न रहता है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे करें, कौन सा मेडिसिन सिलेक्ट करें, क्यों करें, किस तरीके से करें। समझ रहे हैं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि हमने कहीं से इंफॉर्मेशन खरीदी है, हमने ज्ञान का उपार्जन नहीं किया, हमने तपस्या नहीं की, हमने उद्यम नहीं किया, हमने कठोर मेहनत नहीं की। और अगर कठोर मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो कर्म के
फल स्वरूप हमें जरूर ज्ञान मिलेगा। और वो कैसा ज्ञान होगा जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वो मटीरिया मेडिका भी हमारी होगी, वो फिलोसॉफी भी हमारी होगी और वो रेपर्टरी भी हमारी होगी। वो ज्ञान हमारी मेहनत के फल स्वरूप परमात्मा का प्रसाद होगा और सबको अनुभव होगा कि प्रसाद हमेशा बहुत स्वादिष्ट ही लगता है, बहुत मीठा लगता है। आप ऐसे ही कुछ चीज बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे, उसमें जो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब वही व्यंजन परमात्मा का प्रसाद बन के आता है तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप जो मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, उसे ही पूजा कहा गया है। उसे ही आप कुछ भी बोल लीजिए, अलग अलग रिलीजियन के तौर के ऊपर पूजा बोलिए, प्रार्थना बोलिए, जहां आप परमात्मा को याद करते हैं, संध्या बोलिए। लेकिन जब आप कठोर परिश्रम करते हैं तो उसके फल स्वरूप हमें यह मिलता है और उससे हमारी दरिद्रता दूर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमारी दरिद्रता दूर होगी, हमें कुछ ज्ञान मिला है तो हम क्या करेंगे? उसको अपने पास ही रखेंगे या उसका व्यापार शुरू कर देंगे? क्या करना है हमें? वेरी गुड। हमें जो मिला है वो दूसरों को बांटेंगे। अगर हमारे पास है और जिनको जरूरत है उनको हम नहीं दे रहे हैं तो उनको हम ज्ञान से वंचित कर रहे हैं, वो भी एक पाप है। तो भी हम यहां पे रहने लायक नहीं है। हम पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल भार हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? लोगों को लगता है कि हर बार व्याख्यान से पहले टाइम पास होता है, लेकिन यह टाइम पास नहीं है, यह सिद्धांत है जिसके ऊपर गुरुकुल काम कर रही है। और सिंस लॉन्ग, जब से मानव सभ्यता का अस्तित्व शुरू हुआ है, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर काम हो रहा है हर जगह। तो क्यों आपको रेडीमेड कोई भी पीडीएफ्स उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं? क्यों आपको पीपीटी बोल रहे हैं कि सर पीपीटी शेयर कीजिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे का यह कारण है कि आप उद्यम कीजिए, आलसी मत बने। उद्यम करना, तपस्या करना, परिश्रम करना, यही परमात्मा की पूजा है। आलसी बन जाना यह पाप है। और जब आपको अब उद्यम से कुछ मिला तो उसको अपने भाइयों बहनों में बांटें, जो जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं। बात समझ में आ रही है? अगर आप उद्यम नहीं कर रहे हैं अपने ज्ञान की गरीबी को दूर करने के लिए, तो भी हमें यहां पे रहने का अधिकार नहीं है। और अगर हमें उद्यम से कुछ मिला है तो हमने तो उद्यम किया था, जो मिला है वो प्रभु का प्रसाद है, उसका व्यापार कर रहे हैं, या तो योग्य व्यक्तियों की जगह अयोग्य व्यक्तियों को दे रहे हैं, या तो नहीं दे रहे हैं, तो भी हम प्रभु के गुनहगार हैं, तो भी हमें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सो हमें उद्यम करना है। यहां पे कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्या कहते हैं? एनीवन? कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। कर्म का क्या फल मिलेगा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। उसका मतलब क्या है? उद्यम कीजिए, तपस्या कीजिए, उसके फल स्वरूप आप जिस फल के लायक हैं उतना फल आपके पास जरूर आएगा। फल की चिंता ही छोड़ दीजिए, लेकिन फल मिलेगा वो देख के उद्यम शुरू मत कीजिए। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या है? गुरु सेवा कीजिए। गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के पास जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक गुरु आपको देंगे। लेकिन इसलिए वहां पे जाके गुरु सेवा मत कीजिए कि ये ज्ञान मुझे चाहिए और गुरु मुझे ये ज्ञान दे, तब तक मैं गुरु सेवा करूंगा, बाद में छोड़ दूंगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों आपको कहा गया कि व्याख्यान आपको देखने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन आपको करना है, एक एक व्याख्यान 10 बार, 15 बार, 20 बार देखना है। जब कंफ्यूजन हो तब व्याख्यान देखना है और चिंतन मनन करके अपने मटीरिया मेडिका और अपनी नोट्स तैयार करनी है। ये बात क्यों कही गई, उसके पीछे का ये लॉजिक है।
ये सिद्धांत है। और गुरुकुल के अंदर मॉनिटरी चार्जेस क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे का भी यही सिद्धांत है, क्योंकि जो कर्मठ होगा, जो तपस्वी होगा, जो मेहनत करेगा, वो ज्ञान पाएगा। बाकी पैसे दे के आपको ज्ञान मिल जाए, ऐसा इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का व्यापार नहीं हो सकता है, ज्ञान उपार्जन हो सकता है। जो मेहनत करेगा वो ज्ञान को पाएगा। और इसीलिए गुरुकुल के अंदर आपको कहा जाता है कि मेहनत करें। होप क्लियर हुए होगे आप सबको। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे एपोरिज्म नंबर 66 के ऊपर। मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं? एपोरिज्म 66, एन ऑब्वियस एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन however is, as may readily be conceived, not to be noticed from the action of quite minute homeopathic dose of the deranging agent on the healthy body. A small dose of every one of them certainly produce a primary action that is perceptible to a sufficient attentive, but the living organism employs against it only so much reaction, secondary action, as is necessary for the restoration of the normal condition. एनीवन क्या कहना चाहते हैं मास्टर हनीमैन? उन्होंने हमें सिखाया कि प्राइमरी एक्शन किसे कहते हैं, कि जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट हो रही है उस एक्शन को प्राइमरी एक्शन कहते हैं, और उस एक्शन के फलस्वरूप बॉडी जो रिएक्शन देती है उसको सेकेंडरी एक्शन कहते हैं। ये हमने समझा एपोरिज्म 64, 65 के अंदर। तो अब 66 के अंदर मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं? एनीवन? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरुद्ध, तो सेकेंडरी विरुद्ध एक्शन है ना, जो प्राइमरी एक्शन के रिएक्शन में आती है। एनीवन? मास्टर हनीमैन क्या समझाना चाहते हैं? कोई कह पाएगा? मास्टर हनीमैन कहना चाहते हैं कि दो एक्शन हैं, प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन कब मिलता है? तो जो हम सब्सटेंस देते हैं वो सब्सटेंस तुरंत एक्ट करना शुरू कर देता है, उसको प्राइमरी एक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी एक्शन कैसे होता है? कि वो सब्सटेंस का एक्शन है, मतलब सब्सटेंस जितना ज्यादा देंगे उतना हमें प्राइमरी एक्शन ज्यादा मिलेगा। समझ आ रही है बात? 1 ग्राम सब्सटेंस दिया तो उसका प्राइमरी एक्शन 1 होगा, उससे ज्यादा 2 ग्राम दिया तो उसका ज्यादा एक्शन मिलेगा, 5 ग्राम सब्सटेंस दे दिया तो उसका प्राइमरी एक्शन और भी ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर आपको हम बोलें कि परगेटिव्स, चूर्ण, ठीक है, कौन सा चूर्ण लेंगे हम? त्रिफला या तो हरड़े, ठीक है, हमें पता है कि वो परगेटिव है, वो खाएंगे तो डायरिया हो सकते हैं, मल शुद्धि होगी। लेकिन क्या होगा कि हम जब 1 चम्मच हरड़े लेंगे तो 3 बार पेट साफ हुआ, लेकिन 5 चम्मच हरड़े ले लेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, लूज मोशन हो जाएंगे ना। इसका मतलब प्राइमरी एक्शन सब्सटेंस कितने प्रमाण में लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर? अगर समझ ना आ रहा हो तो पूछिए, क्योंकि बहुत गहरी बातें मास्टर हनीमैन ने कही है यहां पे। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, अगर किसी को डायरिया हो गया है और
1 चम्मच या आधा चम्मच ओपियम लेते हैं पॉपी सीड्स, तो डायरिया बंद होकर नॉर्मल स्टूल हो जाता है। 10 बार डायरिया जाते थे, लेकिन आधा चम्मच ओपियम लिया तो 3 बार जा रहे हैं, तो 1 चम्मच ओपियम लेंगे तो क्या होगा? दो चम्मच ले लेंगे तो ओके, वेरी गुड, एकदम बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? प्राइमरी एक्शन हम कितनी क्वांटिटी में देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा उतनी प्राइमरी एक्शन ज्यादा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी गुड। अब वो क्यों? क्योंकि प्राइमरी एक्शन के अंदर वाइटल फोर्स सेकेंडरी होता है। पूरे का पूरा जो एक्शन होता है उसमें एक्टिव कौन रहता है? ड्रग सब्सटेंस, और पैसिव रहता है वाइटल फोर्स। तो जैसे ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? प्राइमरी एक्शन बढ़ेगा। क्लियर? समझ आ रही है बात? सीधा है ना? और जैसे ही ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी घटाएंगे तो क्या होगा? प्राइमरी एक्शन कम मिलेगा ना। समझ आ रहा है? प्राइमरी एक्शन का मतलब होता है एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो दवाई है वो शरीर के अंदर जाके जो इफेक्ट देती है उस इफेक्ट को प्राइमरी एक्शन कहा गया है। तो जैसे जैसे उसका मात्रा बढ़ाएंगे, प्रमाण बढ़ाएंगे, तो प्राइमरी एक्शन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे उसका मात्रा कम करते जाएंगे तो प्राइमरी एक्शन कम होती जाएगी। अब सेकेंडरी एक्शन किसे कहते हैं? वेरी गुड। प्राइमरी एक्शन हुई, जो ड्रग सब्सटेंस आया उसने बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट दी, उस इफेक्ट को दूर करने के लिए वाइटल फोर्स एक्टिव हुआ, और उसने जो इफेक्ट दी उस इफेक्ट को हम सेकेंडरी एक्शन कहते हैं, जहां पे वाइटल फोर्स एक्टिव है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? आगे एपोरिज्म 64 65 में यही समझाए हैं। फिर भी यहां पे फिर से इसीलिए समझा रहे हैं कि ये जितनी गहरी बातें मास्टर हनीमैन ने लिखी हैं वो अगर नहीं समझे तो हम चूक जाएंगे। सब मेडिसिन प्राइमरी एक्शन करेगा, सब सेकेंडरी एक्शन कर सकता है, वो नहीं देखना है। अभी हमें जो समझना है वो इतना ही समझना है कि प्राइमरी एक्शन उसे कहते हैं कि आपने जो सब्सटेंस दिया उसने वाइटल फोर्स, उसने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो इफेक्ट किया उस इफेक्ट को प्राइमरी एक्शन कहते हैं। और उस इफेक्ट को दूर करने के लिए वाइटल फोर्स स्टिमुलेट हुआ और उसने जो एक्शन दी उस एक्शन को सेकेंडरी एक्शन कहा जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? मतलब प्राइमरी एक्शन पूरे का पूरा ड्रग की क्वांटिटी के ऊपर निर्भर है। बात समझ रहे हैं? और सेकेंडरी एक्शन है वो वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं रहे? प्राइमरी एक्शन में एक्टिव कौन होता है? ड्रग सब्सटेंस। और सेकेंडरी एक्शन में एक्टिव कौन होता है? वाइटल फोर्स। तो प्राइमरी एक्शन डिपेंड किसके ऊपर है? ड्रग सब्सटेंस के ऊपर। लेकिन सेकेंडरी एक्शन किसके ऊपर निर्भर है? वेरी गुड, वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। लेकिन वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन कब देगा? वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन कब देगा? जब वाइटल फोर्स को प्राइमरी एक्शन देके डिस्टर्ब किया गया, उसको स्टिम्युलेट किया गया। समझ रहे हैं
कि जागो जागो, एक्शन दो। और वो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक बूढ़ा शेर है जो बहुत वीक हो गया है, और उस बूढ़े शेर को सोया हुआ है, बहुत वीक है, तो उसको जगाने के लिए एफर्ट कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर कुंभकर्ण को जगाना है तो ज्यादा एफर्ट्स चाहिए ना। लेकिन कोई जवान शेर है, एकदम हृष्ट पुष्ट और एकदम ताकत वाला है, उसको जगाना हो तो थोड़े ही एफर्ट में वो जाग जाएगा। तो हमें मेडिसिन से क्या करना है? हमें मेडिसिन से केवल और केवल उस शेर को जगाना है, वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि सेकेंडरी एक्शन तो वो अपने आप देगा। तो हमारा डोज कितना होना चाहिए, हमारी प्राइमरी एक्शन कितनी होनी चाहिए? यस, हमारी मेडिसिन की क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए कि जिससे शेर जाग जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जिससे वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो स्टिम्युलेट होगा वो अपने आप सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन दे देगा और डिसीज क्योर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एनीवन किसी को न समझाई दिया हो तो कहिए, तो हम फिर से क्लियर करें। इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक सारवार के दौरान हमें किसी भी सब्सटेंस की प्राइमरी एक्शन उतनी ही पैदा करनी है कि जिसकी काउंटर एक्शन से क्योर मिल जाए, वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो जाए, बस। तो उसके लिए हमें डोज कितना देना पड़ेगा? ऑप्शन ए ज्यादा से ज्यादा, ऑप्शन बी कम से कम। एवरीवन क्लियर? क्यों हम होम्योपैथी में मात्रा बहुत कम देते हैं? हाँ, हमें प्राइमरी एक्शन चाहिए ही नहीं, हमें कैसी एक्शन चाहिए? सेकेंडरी एक्शन। और जब वाइटल फोर्स एकदम स्ट्रांग होगा, शेर एकदम जवान है, तो उसको उठाने के लिए प्रयास कितना करना पड़ेगा? बहुत कम। तो दवाई कितनी चाहिए? दवाई कम चाहिए। तो जैसे जैसे आप पोटेंसी बढ़ाएंगे, दवाई की मात्रा कैसी होती जाएगी? आप मदर टिंचर दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, तो उसमें दवाई का मात्रा ज्यादा है। 1x पोटेंसी देंगे तो मदर टिंचर से कम हुई, 2x में उससे भी कम, 3x में उससे भी कम, 1c में उससे भी कम। दवाई की मात्रा घटती जा रही है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरे लोग एक्टिव नहीं होना है क्या? समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बात समझ आ रही है? मदर टिंचर से अगर पोटेंसी की ओर जाएंगे तो दवाई की मात्रा बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? दवाई का प्रमाण है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप 1 ग्राम दवाई दे रहे हैं जिसको हम बोलेंगे मदर टिंचर, 10 ml दवाई दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि मदर टिंचर आपने 10 ml दिया, तो उसके अंदर 10 ml में से 9 ml क्रूड ड्रग सब्सटेंस था। अब आपने उसको 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग सब्सटेंस, 99 पार्ट ऑफ व्हीकल लेके 1c पोटेंसी बढ़ाया और उसका 10 ml दिया, तो उसमें दवाई मदर टिंचर से कम हुई या ज्यादा हुई?
दवाई कम हुई ना? तो हाँ, जैसे जैसे हम पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे दवाई की मात्रा कम होती जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमें दवाई की मात्रा कैसी देनी है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? कम से कम। कम से कम कितनी? कि जिससे वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो जाए, जिसकी प्राइमरी एक्शन से वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो जाए। ठीक है? अगर वाइटल फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो उसको स्टिम्युलेट करने के लिए दवाई की मात्रा कैसी चाहिए? कम से कम, बहुत ही कम चाहिए ना। तो जब हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ज्यादा मिल रहे हैं, वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, पैथोलॉजी कम है, तो हम कौन सी पोटेंसी यूज करेंगे? वेरी गुड। और शेर एकदम तगड़ा है, शेर एकदम रुष्ट पृष्ठ है और एकदम एनर्जेटिक है, तो वो क्या करेगा? आप थोड़ी सी स्टिम्युलेशन देंगे तो क्या होगा? जाग जाएगा, और जागने के बाद तुरंत सो जाएगा। लेकिन शेर एकदम बूढ़ा है, एकदम अशक्त है, उसके दांत भी टूट चुके हैं, नख भी टूट चुके हैं, और उस शेर को आपको अगर जगाना है तो आपको दवाई की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी? पोटेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी मात्रा देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो ज्यादा ज्यादा दवाई की मात्रा किस पोटेंसी में होती है? वेरी गुड। तो जब हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, बहुत ग्रॉस पैथोलॉजी हो चुकी है, तो अब हमें कौन सी पोटेंसी यूज करनी चाहिए? वेरी गुड। और जब शेर एकदम बूढ़ा और अशक्त है तो वो तुरंत जगा रहेगा कि तुरंत सो जाएगा? आपने स्टिम्युलेट किया जवान शेर को, वो तुरंत भागा, शिकार किया और शिकार किया और शिकार किया, बहुत एनर्जेटिक है। लेकिन बूढ़ा शेर है, आपने उसको बहुत हलाया तब तो वो उठा है, और अब उठा उसके बाद क्या करेगा? थोड़ा काम किया और आपका स्टिम्युलेशन खत्म हुआ तो वापिस सो जाएगा। वेरी गुड। तो जब वाइटल फोर्स बहुत वीक है तो पोटेंसी लोअर जाएगी और रिपीटेशन ज्यादा होगा। और जब वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, एलएसएमसी क्लियर है, तो पोटेंसी हाई जाएगी और रिपीटेशन कम होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड बातें मास्टर हनीमैन समझा रहे हैं। अगर ये नहीं समझे तो पोटेंसी सिलेक्शन नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो मास्टर हनीमैन एपोरिज्म 66 में हमें समझाते हैं, एंड ऑब्वियस antagonistic secondary action however is may readily be conceived not to be noticed from the action of the quite minute homeopathic dose of the deranging agent of the healthy body. A small dose of every one of them externally produce a primary action that is perceptibly to sufficiently attentive, but the living organism employs against it only so much reaction, secondary action as is necessary for the restoration of the normal condition. मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करना है तो वो केवल और केवल सेकेंडरी एक्शन से होगा, और उस सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, और वो स्टिम्युलेशन हमें मिलेगा प्राइमरी एक्शन से। लेकिन हम कम से कम मात्रा में दवाई देंगे ताकि कम से कम मात्रा में प्राइमरी एक्शन हो, ताकि उस प्राइमरी एक्शन कम से कम होगी तो हमें कई दफा मालूम ही नहीं चलता है कि प्राइमरी एक्शन हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट होती है कि जिससे सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस हो और डिसीज क्योर हो जाए और पर्सन रिस्टोर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ गए? कई दफा ऐसा देखने को मिलता है जिसको हम होम्योपैथिक एग्रावेशन कहते हैं, कि जब
किसी पर्सन को मेडिसिन दी जाए और उसके बाद उस मेडिसिनल सब्सटेंस की प्राइमरी एक्शन उस पर्सन को महसूस हो, तो उसको लगेगा कि मेरा रोग बढ़ गया है, जिसको होम्योपैथिक एग्रावेशन कहा जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि इट इज गुड साइन। क्यों? उसमें प्राइमरी एक्शन शुरू हुई। प्राइमरी एक्शन शुरू हुई इसका मतलब वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो गया है। थोड़े टाइम में सेकेंडरी एक्शन शुरू हो जाएगी और सेकेंडरी कैरेटिव एक्शन से पेशेंट रिस्टोर हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हलक से उतर रहा है कि ऊपर से जा रहा है? उतर रहा है ना? तो हनीमैन कंटिन्यू हमें कह रहे हैं कि कम से कम दवाई का प्रयोग करो। क्यों कम से कम दवाई का प्रयोग करो? क्योंकि हमें सीधी एक्शन लेनी ही नहीं है, हमारी पूरी एक्शन वाया वाइटल फोर्स है। और जितना वाइटल फोर्स स्ट्रांग, उतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलेगा। जितना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलेगा, उतनी हायर से हायर पोटेंसी दो। और रिपीटेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि शेर बहुत स्ट्रांग है, वो सोएगा नहीं। लेकिन थका हुआ शेर है, जिसके दांत नाखून सब टूट गए हैं और एकदम अंतरिम अवस्था के अंदर है, आप स्टिम्युलेट करेंगे, थोड़ा बहुत उठेगा, फिर सो जाएगा, तो फिर से स्टिम्युलेशन चाहिए। तो लोअर पोटेंसी दो, मतलब कि दवाई की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। प्राइमरी एक्शन ज्यादा होगी तब जाके वो स्टिम्युलेट होगा और तब जाके एक्शन मिलेगा। लेकिन हर बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो लोअर द पोटेंसी, हायर द रिपीटेशन, हायर द पोटेंसी, लोअर द रिपीटेशन। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहां पे पूछिए। आप उन लोगों में से हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़े हैं, तो आपको तो क्लियर होना ही चाहिए। तो हमारा पूरा काम है ना, हमारा काम पूरे का पूरा सेकेंडरी एक्शन पे है। होम्योपैथी का मतलब आर्निका या बेलाडोना या सल्फर दे देना नहीं है। होम्योपैथी का मतलब है नेचर्स के लॉ के मुताबिक काम करना। दवाई का नाम कुछ भी हो सकता है और हमें ये लॉ, ये नेचर के, कुदरत के सिद्धांत अपने जीवन के अंदर अप्लाई करने हैं। हाँ जी, कहिए कहिए सर। ओके 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 सर, कोई बात नहीं, कोई बात। तो इतना एपोरिज्म 66 समझ में आया कि नहीं आ रहा है? क्यों हमें कम से कम पावर में दवाई देनी है? ताकि जिससे कम से कम में वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो जाए, तो उससे ज्यादा हमें देनी ही नहीं है, हमें कम से कम यूज करना है। क्योंकि दवाई क्या है? दवाई एक रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है। तो हमें नेचर का कम से कम सब्सटेंस का यूज करके उसका एक्शन प्रोड्यूस करवाना है। हमें केवल और केवल वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट करने के लिए ही दवाई चाहिए। उसके बाद का काम तो वाइटल फोर्स अपने आप कर देगा। इसीलिए होम्योपैथी के अंदर बहुत कम डोज का प्रचलन है। काफी सारे मित्र ऐसे हैं जो केवल एक डोज दो के छोड़ देते हैं। लेकिन हर वस्तु को हर मरीज के अंदर लागू नहीं किया जा सकता। जिनका वाइटल फोर्स वीक है, तो उनको एक से ज्यादा डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि शेर वापिस सो गया तो हमें शेर को जगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काफी कुछ किसका एग्जांपल दूं? हाँ, आपके पास एक केस आ रहा है, जिस केस में पेशेंट आके बोल रहा है, डॉक्टर साहब बहुत खांसी है, पिछले 5 सालों से मुझे बहुत खांसी है, इतनी खांसी हो रही है कि आप जाने ही दीजिए। खांसी बस सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम बस खांसी है, बस खांसी 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 हो रही है। ठंडा गरम सब कुछ चलता है, खाने पीने में सब पसंद है, हर बाजू नींद आ जाती है। हाँ,
इसका मतलब वाइटल फोर्स वीक है, इसका मतलब वाइटल फोर्स वीक है। वाइटल फोर्स वीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, लोअर पोटेंसी देंगे। और लोअर पोटेंसी, शेर एकदम थका हारा हुआ है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। और लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अच्छा मिलेगा। अगर दवाई बंद कर दिए तो वापस से तकलीफें शुरू हो गई, तो हमें फ्रीक्वेंट रिपीट करना पड़ेगा। और फिर ऐसा पेशेंट आता, डॉक्टर साहब खांसी हुई है, सूखी खांसी हुई है, और खांसी जब जब भी ये सीजन आता है, व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, मुझे खांसी हो जाती है, मुझे पानी की बहुत प्यास लगती है और मैं बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेता हूं। मुझे स्टूल का भी दिक्कत है, एकदम ड्राई हार्ड नोटी स्टूल आने लगता है, और मुझे गर्मी बहुत लगती है। और आप ये मेरा एक्सरे देखिए तो राइट साइड के लंग के अंदर बलगम भर गया है। तो कौन सा मेडिसिन आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रायोनिया आएगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोनिया के मिले, मतलब शेर बहुत जवान है, अगर उसको थोड़ा भी स्टिमुलेट किया तो वो तुरंत जग जाएगा। तो ब्रायोनिया का सीधा हम 1M 10M पोटेंसी में सीधा 1 डोज 2 डोज या 3 डोज दे सकते हैं, और वो डिसीज को वहां पे ही क्योर कर देगा। जरूरी नहीं है कि मैलिग्नेंसी मतलब ग्रोस पैथोलॉजी। ग्रोस पैथोलॉजी का मतलब होम्योपैथी के अंदर होता है LSMC का ना मिलना। अगर मैलिग्नेंसी भी क्लियर कट LSMC के साथ मिलती है तो हम वहां होप देखेंगे कि इसमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि LSMC मिल रहा है मतलब शेर अभी जवान है। क्लियर? दूसरा केस है, डॉक्टर साहब बहुत कब्ज हो रही है, पिछले 45 सालों से कब्ज हुई है, मैं कब्ज के अंदर बहुत सारे चूरन दवाई बहुत कुछ ले चुका हूं, पिछले 25 सालों में मैंने ये फलावा डीम का ये ऑपरेशन करवा लिए हैं, ये बहुत हो चुका है और मुझे कब्ज है, बस मुझे और कुछ नहीं है, कब्ज है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक मेडिसिन, ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन, और उसको भी लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है, लेकिन कब्ज के अंदर है ना, मुझे ऐसा होता है कि मुझे वो ऊंट होता है ना, उसके जैसा टॉयलेट आता है, लिंडी के टाइप का टॉयलेट आता है, और ये कब्ज की दिक्कत मुझे तभी बढ़ जाती है व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। और डॉक्टर साहब मेरे को है ना थोड़ा संधों में भी दर्द हो रहा है, और थोड़ा भी मूवमेंट करता हूं ना तो बहुत दर्द बढ़ जाता है, लेकिन रेस्ट करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैंने आगे कोई दवाइयां नहीं ली है। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, तो ब्रायोनिया आप सीधा हायर पोटेंसी में 1-2 डोज देंगे और क्योर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर और नॉट? समझ आ गया एग्जाम्पल से? ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब है LSMC का न मिलना। ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब है सर्जिकल सप्रेशन एवं पैलिएशन, मैकेनिकल सप्रेशन एवं पैलिएशन, केमिकल सप्रेशन एवं पैलिएशन, एंड मेडिसिनल सप्रेशन एवं पैलिएशन का बहुत ज्यादा होना। इसका मतलब वाइटल फोर्स वीक है। पैलिएशन और सप्रेशन का कम होना, कम सर्जरियां, कम मैकेनिकल एड, कम दवाइयां खाना और हायर कैरेक्टरिस्टिक मिलना, इसका मतलब वाइटल फोर्स का स्ट्रांग होना। क्लियर और नॉट? जो भी कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है उसके बेस के ऊपर।
सिर्फ कब्ज देख के दवाई दे देना है ऐसा तो हमें कतई नहीं करना है। एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं। एक पेशेंट आता है जिसको राइट साइडेड कंसोलिडेशन है, सूखा खांसी है, पेशेंट थोड़ा डिलीरियम में जा रहा है और एक घर में ही सोया हुआ है, फिर भी एक ही बात कह रहा है, नहीं मुझे घर ले जाइए, नहीं मुझे घर ले जाइए, नहीं मुझे घर ले जाइए। और पिछले 15-20 दिनों से उसको थोड़ा मनी का प्रॉब्लम हो गया था, सो मनी मैटर की भी बहुत एंजाइटीज थी। उसको प्यास भी ऐसी है कि बहुत टाइम के अंदर बहुत सारा पानी पीता है। When the days are hot and nights are cold है, बकरी की लिंडी जैसा स्टूल आ रहा है। अगर केस में आपको ऐसा मिल रहा है तो वहां पे ब्रायोनिया आपको कैसे देना है? हायर पोटेंसी 1M 10M 50M के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन आपको केस मिल रहा है जिसके अंदर पेशेंट को जोड़ों का दर्द हो रहा है, बेटर बाय रेस्ट है, एग्रावेशन बाय मोशन है, हॉट पेशेंट है, लेफ्ट साइडेड स्लीप मिल रही है, राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी आपको कौन सा मेडिसिन आएगा? हाँ, ब्रायोनिया ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ब्रायोनिया 200 पावर में दे सकते हैं, 30 पावर में दे सकते हैं। आपके पास ऐसा पेशेंट, हाँ आपके पास, हाँ आपके पास ऐसा पेशेंट आता है कि जो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे है ना बस हर बार इसी सीजन में दिक्कत होती है, व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, और कोई मोडालिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रायोनिया 6 या 3 पावर में दे सकते हैं। सिर्फ जोड़ों का दर्द देख के तो दवाई देनी ही नहीं है, कुछ सिम्टम तो टोटालिटी में होने ही चाहिए। आपने देखा कि व्हेन द डेज आर हॉट नाइट्स आर कोल्ड, और ऐसी मेडिसिन चाहिए कि जो जोड़ों के ऊपर अफेक्ट ज्यादा करती हो, और उसके बाद आपने ब्रायोनिया सिलेक्ट किया। लेकिन क्यू में 3 पोटेंसी में, 6 पोटेंसी में, 3x में, 6x में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम ग्रोथ पैथोलॉजी बोलेंगे, भले ही जॉइंट पेन है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हनीमैन कह रहे हैं कि जब होम्योपैथी के अंदर सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन मिल रही है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन मिल रही है, तो वो एक्शन हमें बहुत कम से कम मेडिसिनल सब्सटेंस की प्राइमरी एक्शन से मिलती है, और उसकी प्राइमरी एक्शन ऐसी होती है कि कई दफा नोटिस ही नहीं होती। एपोरिज्म 66 क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रश्न अभी तक न समझ आया हो ऐसा? इसका मतलब आपको एग्रावेशन किससे मिलेगा? क्यू से मिलेगा कि 1M से मिलेगा? वेरी गुड, हायर पोटेंसी से एग्रावेशन नहीं मिलेगा। हर केस में सेम लागू होगा। ये सैद्धांतिक सत्य है जो हर जगह हर काल में सत्य है। 66 में किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो तो कहिए। ओके, तो हम बढ़ेंगे आगे। एपोरिज्म 67, हाँ कहिए। हर जगह सेम ही रूल चलेगा, चाइल्ड हो, बूढ़ा हो, 1 साल का हो, 90 साल का हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, मेल हो, फीमेल हो। वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, वाइटल फोर्स स्ट्रांग है तो हायर पोटेंसी, वाइटल फोर्स वीक है तो लोअर पोटेंसी। चाइल्ड देख के दवाई नहीं दी जाती है सर। कुछ भी है, आपको एलएसएमसी ज्यादा स्ट्रांग मिलता है तो हायर पोटेंसी दीजिए, एलएसएमसी स्ट्रांग नहीं मिलता है तो लोअर पोटेंसी दीजिए। हाँ दे सकते हैं ना। चाइल्ड हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हम देखते हैं वाइटल फोर्स को। चिल्ड्रन को देख के दवाई नहीं देनी है सर, हमें टोटालिटी को देख के दवाई देनी है।
अगर स्ट्रॉन्ग टोटालिटी के साथ चिल्ड्रन में भी स्ट्रॉन्ग टोटालिटी मिलती है तो 1M भी दे सकते हैं, और चिल्ड्रन में भी अगर वीक टोटालिटी मिलती है तो 6C भी दे सकते हैं, मदर टिंचर भी दे सकते हैं। हमें चिल्ड्रन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वाइटल फोर्स से, वाइटल फोर्स की शक्ति से, और वाइटल फोर्स की शक्ति का माप हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम और टोटालिटी से। हायर द कैरेक्टरिस्टिक हायर द पोटेंसी लोअर द रिपीटेशन, लोअर द कैरेक्टरिस्टिक लोअर द पोटेंसी हायर द रिपीटेशन। हमें ना मेल देखना है ना फीमेल देखना है, ना जाति देखनी है ना धर्म देखना है, ना जेंडर देखना है, ना उम्र देखनी है, हमें तो हर जगह सिर्फ आत्मा देखनी है। हाँ जी, रफ एंड टफ आदमी होगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कम मिलेंगे, कम मिलेंगे तो लोअर पोटेंसी जाएगी। सॉफ्ट आदमी होगा, सेंसिटिव आदमी होगा तो कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे तो हायर पोटेंसी जाएगी। क्लियर? कई दफा ऐसा भी होगा कि फिजिशियन नया नया है, केस लेने का अनुभव नहीं है और अच्छा केस नहीं ले पा रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक कम मिलेंगे तो लोअर पोटेंसी जाएगी। फिजिशियन बहुत बढ़िया है, कैरेक्टरिस्टिक आसानी से पकड़ रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे तो हायर पोटेंसी जाएगी। क्लियर? एपोरिज्म 67, these इनकंट्रोवर्सिएबल ट्रूथ्स। हनीमैन कहते हैं ये ट्रूथ कैसे है? इनकंट्रोवर्सिएबल, मतलब जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी की ही नहीं जा सकती, ऐसे ये सनातन सत्य है। सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में उगता ही है, आप नहीं बोल सकते कि वो पश्चिम में उगता है। ऐसे सब सत्य हैं, जो कुदरत के नियम है वो ऐसे नियम हैं। These incontrovertible truth, मतलब वो सनातन सत्य हैं, which spontaneously offer themselves to our notice and experience. Themselves to our notice and experience, explain to us the beneficial action that takes place under the homeopathic treatment. हमें दिखाते हैं कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसके अंदर इसकी एक्शन की बेनिफिशियल कितनी है, कितना वो हमको नेचर्स के लॉ से फायदा होता है, नेचर्स लॉ किस तरीके से हमें हील करता है, किस तरीके से हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन मिलता है। while on the other hand they demonstrate the perversity of the antipathic and palliative treatment of the disease with antagonistically acting medicines। मतलब हनीमैन एपोरिज्म 67 में कहते हैं कि एक तरफ ये सब सनातन सत्य हैं जो एक तरफ हमें बताते हैं कि होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, मतलब कि सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर से कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी होके हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन मिलता है, और किस तरीके से पैलिएटिव एवं सप्रेसिव और एंटीपैथी और इस टाइप की जो ट्रीटमेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट से पेशेंट को कैसे नुकसान होता है, और किस तरीके से वो ट्रीटमेंट केवल और केवल सफरिंग बढ़ाती है, ना कि पेशेंट को रिस्टोर करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हनीमैन ने हमें समझाया कि एंटीपैथिक ट्रीटमेंट और एनांटोपैथिक ट्रीटमेंट जो कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स हैं, उन ट्रीटमेंट के दौरान किस तरीके से पेशेंट को हर बार ज्यादा डोज देना पड़ेगा और पेशेंट की सफरिंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और किस तरीके से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हनीमैन ने होम्योपैथिक दवाइयों के यूज की बात नहीं की है, हनीमैन ने बात की है होम्योपैथिक सिद्धांतों के यूज की, कि अगर आप लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर काम करते हैं, कम से कम मात्रा में दवाई देते हैं, जो
कम से कम प्राइमरी एक्शन होके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करे और वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन से क्योर करे, उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। आर्निका मोंटाना या बेलाडोना या एकोनाइट या सल्फर के उपयोग को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। हनीमैन की नजर में हम किसी को क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बेलाडोना, एकोनाइट, आर्सेनिक या सल्फर नेचर्स लॉ के मुताबिक या कम से कम मात्रा में प्रयोग नहीं की गई तो उससे भी हमें पैलिएशन या सप्रेशन मिल सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? On the other hand, they demonstrate the perversity of the antipathic and palliative treatment of the disease with antagonistically acting medicine। मतलब जो विरुद्ध काम करने वाली मेडिसिन हैं, मतलब उस सिद्धांत के ऊपर जब आप दवाई दे रहे हैं, एंटीपैथी के सिद्धांत के ऊपर या पैलिएटिव सिद्धांत के ऊपर या लॉ ऑफ सिमिलिया के सिद्धांत छोड़कर कैसे भी अगर दवाई दे रहे हैं हम, तो वहां पे सप्रेशन या पैलिएशन देखने को मिल सकता है। सो हम सिर्फ बेलाडोना या एकोनाइट या आर्सेनिक दे दें, उससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हमने होम्योपैथी कर ली। होम्योपैथी का मतलब होता है कुदरत के नियम अपनी जिंदगी में उतारना, कम से कम मात्रा में दवाई देना और वो दवाई भी टोटालिटी बना के सिमिलिमम देना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हनीमैन कतई हमें पैलिएटिव थेरेपी या एंटीपैथी करने का एडवाइस नहीं कर रहे हैं। हनीमैन कह रहे हैं हर बार और हर जगह केवल और केवल होम्योपैथी से ही क्योर मिलेगा। जो क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर थोड़ा करें, एक बच्चा है, उस बच्चे को कंजेनाइटल डिफेक्ट्स थी, उसके 2 3 4 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बाद बार बार दवाइयां ली गई हैं और कुछ किया गया है और अब वो सर्दी जुकाम के साथ आता है, बस हर बार मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा है, येलो डिस्चार्ज मिला, तो वहां पे उस बच्चे के केस में लोअर पोटेंसी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन जाएगा। अगर एक बच्चा आ रहा है जो कभी बीमार ही नहीं पड़ता था, बहुत अच्छा है, मदर की प्रेगनेंसी ड्यूरिंग की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है और उसके बाद थोड़ा सा बीमार पड़ा है, सीजन चेंज हुई, इससे बीमार पड़ गया, इसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आइसक्रीम खा लिया था, उसके बाद बीमार पड़ा है, बहुत फ्रेंडली है, एकदम लीन थीन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है और बच्चा भी बहुत अच्छे से टोटालिटी दे रहा है जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, कंकोमिटेंट मोडालिटी मिल रही है, तो उस बच्चे के केस में भी हायर पोटेंसी, लोअर द रिपीटेशन। क्लियर? तो हनीमैन कहते ही हमें नहीं कह रहे हैं कि एंटीपैथी दीजिए। हनीमैन ने अब यहाँ पे 67 की फुटनोट लिखी है, वो देंगे। एपोरिज्म 67 कंफर्म हो गया। 67 के अंदर हनीमैन यही कहते हैं कि हमने देखा कि किस तरीके से नेचर का लॉ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो पेशेंट को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर करता है और इसके सिवा सब कुछ है, वो किस तरीके से पेशेंट की सफरिंग बढ़ाता है। इसके सिवा सब कुछ में सब कुछ आ गया। आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने भी केमिकल सप्रेशन के साधन, मैकेनिकल सप्रेशन के साधन, इवन किरणों से सप्रेशन करने के साधन, जो भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने जितना भी आविष्कार किया है लॉ ऑफ सिमिलिया को छोड़ के हेल्थ के फील्ड में, वो सब आ गया और वो सब केवल और केवल पैलिएशन करेगा, एंटीपैथिक होगा और उससे पेशेंट की सफरिंग बढ़ेंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विज्ञान ने जितनी भी प्रोग्रेस कर ली है, जितनी भी नई नई दवाइयां खोज ली हैं, जितना भी कच कर लिया है, जितने भी नए साधन और नए प्रकार के मैकेनिकल और सर्जिकल सप्रेशन करने के साधन खोज लिए हैं, लेकिन वो केवल और केवल पेशेंट की सफरिंग बढ़ाएंगे। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन केवल और केवल लॉ ऑफ सिमिलिया से बनेगा। सत्य केवल इतना है और सत्य इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही गुरु कृपा।
आंखों के सामने होते हुए भी हम सत्य को नहीं देख पाते हैं, और गुरु कृपा होती है तो हमें वो सत्य दिखाई देने लगता है। अब हम केस देखेंगे तो हम देखेंगे 5 ऑपरेशन, 7 सर्जरी, 8 सर्जरी, 5 बार दवाइयां ले चुके, 25 बार दवाइयां ले चुके, लेकिन उससे पहले पेशेंट अच्छी कंडीशन में थे, इतना कुछ करवाने के बाद घटिया कंडीशन में है। आंखों के सामने पिछले काफी सालों से देखने को मिल ही रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, तीसरा आंख खुला नहीं है। वो तभी खुलेगा जब गुरु कृपा होगा, और तब हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और हमें ये सिद्धांत अपने जीवन में दिखाई देने लगेंगे। क्लियर? एपोरिज्म 67 क्लियर हो गया? और किसी को कुछ प्रश्न हो तो कहिए, नहीं तो हम आगे फुटनोट में जाएं। क्लियर सब लोगों को? यस, कंपलसरी, कंपलसरी। लॉ ऑफ सिमिलिया को छोड़ देंगे और दवाई देंगे, भले ही उस दवाई का नाम आर्निका, बेलाडोना, आर्सेनिक, सल्फर या और कुछ हो, वो क्योर नहीं करेगी। समझ आ रही है बात? अगर कोई भी दवाई बिना टोटालिटी के प्रिस्क्राइब कर दी गई तो भी वहां पे क्योर होने की संभावना कम से कम है। वहां पे रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो रिजल्ट चाहे पैलिएशन हो सकता है, चाहे सप्रेशन हो सकता है, चाहे फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स डिसीज हो सकता है। लॉ ऑफ सिमिलिया को छोड़ के हेल्थ के क्षेत्र में जो भी किया जा रहा है वो कभी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर नहीं कर सकता, ऐसा मास्टर का स्ट्रॉन्ग मानना है। और मास्टर हनीमैन मानते हैं तो हम तो उनके ऊपर आंख मूंद करके अब विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उनकी विजन जितनी क्लियर है उतनी तो किसी की भी नहीं। शुरू से ही आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, लेकिन मास्टर के साथ पिछले 10 सालों से हम रह रहे हैं तो अब हम उनके ऊपर आंख बूंद करके विश्वास कर सकते हैं कि मास्टर कह रहे हैं कि सप्रेशन या पैलिएशन होगा, मतलब होगा। और किसी को कोई प्रश्न? क्लियर? आपका प्रश्न क्लियर हुआ? और किसी को कोई प्रश्न? तो हम बढ़ते हैं फुटनोट की ओर। फुटनोट में क्या कहते हैं? only in the most urgent cases where danger to life and imminent death allow no time for the action for homeopathic remedy, not hours, sometimes not even quarter of hours, and scarcely minutes, in sudden accident occurring to previously healthy individual. For example, in asphyxia and suspended animation from lightning, from suffocation, freezing, drowning, etc., it is admissible and judicious at all events as a preliminary measure to stimulate the irritability and sensibility the physical life with a palliative, as for instance with gentle electric shock, with clusters of the strong coffee, or with a stimulating odor, gradual application of heat, etc. मतलब हनीमैन यहाँ पे बात करते हैं ऐसी इवेंट की जहां पे प्रीवियसली हेल्दी व्यक्ति था, जिसके अंदर सडन सीजेशन ऑफ द वाइटल फोर्स हुआ है। यहाँ पे डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स नहीं है, यहाँ पे मायाज्मेटिक इवेल्युएशन ऑफ द डिसीज की बात नहीं की गई है। यहाँ पे सडन सीजेशन मतलब कि अकस्मात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और उस एक्सीडेंट के तहत कुछ हुआ है तो उसके अंदर अगर लाइफ डेंजर में है तो वहां पे कुछ देर तक पैलिएटिव ट्रीटमेंट करने की मास्टर हनीमैन छूट देते हैं। वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट आप होम्योपैथिक दवाई से भी कर सकते हैं, कुछ मैकेनिकल एड से भी कर सकते हैं, सर्जिकल एड से भी कर सकते हैं, और किसी से भी कर सकते हैं। वहां पे मास्टर ने हमें छूट दिया है कि जब सडन सीजेशन ऑफ द वाइटल फोर्स हो, मतलब वाइटल फोर्स डायनेमिकली मायाजम के द्वारा डिरेंज नहीं हुआ है, अकस्मात हुआ है, और उस अकस्मात के तहत वाइटल फोर्स सीज हो गया है,
तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, कॉफी दे सकते हैं, वाइन कुछ भी स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, और हीट का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कुछ भी फॉर शॉर्टर टाइम, फॉर सेव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। जैसे ही पेशेंट की लाइफ डेंजर में से बाहर आ जाए, सिमिलिमम देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कतई मायाज्मेटिक डिसीज की बात नहीं की गई है, डायनेमिक डिरेंजमेंट की बात नहीं है, ये सडन सीजेशन ऑफ वाइटल फोर्स है, जहां पे वाइटल फोर्स को अकस्मात हुआ है, ड्राउनिंग हुआ, फॉलिंग हुआ, और वहां पे लाइफ स्टॉप हो गई है, तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए वहां पे पैलिएशन भी किया जाना चाहिए, और जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। हनीमैन ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। पेशेंट को बहुत ठंड लग गई है, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए हम उसको गर्मी देके नॉर्मल टेम्परेचर में ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही फिलॉसफी है, पूरी ऑर्गेनन में लिखा है कि कहीं पे भी पैलिएशन मत कीजिए, कहीं पे भी एंटीपैथी यूज मत कीजिए, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे मास्टर ने कहा है कि यहां पे एंटीपैथी कीजिए फॉर द सेव ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आ रहा है? इसमें किसी को कुछ डाउट? When the stimulation is affected, the play of the vital organs again goes on its a former healthy manner, for there is here no disease to be removed, but merely an obstruction and suppression of healthy vital force. To this category belong various antidotes to the sudden poisoning, alkalis for mineral acids, heparsult for metallic poison, coffee and camphora and ipecac फॉर पॉइजनिंग बाय ओपियम। हनीमैन कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां पे वाइटल फोर्स पहले हेल्दी था, यहां पे किसी डिसीज को रिमूव नहीं करना है, लेकिन वाइटल फोर्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या तो सप्रेशन आ गया, या तो सस्पेंशन ऑफ द वाइटल फोर्स हो गया, सडन वाइटल फोर्स ने काम करना बंद कर दिया, ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट, सर्टेन पॉइजनिंग, ड्राउनिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये उस चीज की बातें हैं जहां पे नॉन मायाज्मेटिक डिसीज की बातें हैं ये सब, मतलब जहां पे डायनेमिक डिरेंजमेंट नहीं हुआ है, जहां पे मायाजम रोल प्ले नहीं कर रहा है, जहां पे किसी और कारण से वाइटल फोर्स तुरंत सप्रेस हो गया है या सीज हो गया है, दब गया है वाइटल फोर्स अकस्मात से, तो उसको उठाना है। वाइटल फोर्स हेल्थी ही था, तो इन जगह पे हनीमैन एंटीपैथी करने का भी छूट दे रहे हैं, और हनीमैन पैलिएटिव थेरापीज का भी छूट दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन कहां भी हमें देखने को मिले कि थोड़ा भी मायाज्मेटिक इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे हमें केस रिसीविंग करके टोटालिटी बना के दवाई देना है। ये अमायाज्मेटिक की बात है। क्लियर और नॉट? तो जितना भी साइंस ने प्रगति किया है, मेडिकल साइंस ने प्रगति किया है, जितने भी साधन बनाए हैं, उन सब साधनों का प्रयोग एक्सीडेंट के केसेस में करते हैं ना, तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो के मतलब जहां पे भी ऑर्गन काम करना बंद कर रहे हैं ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट, वहां पे उन साधनों से बहुत बढ़िया काम मिलता है। लेकिन जहां पे ऑर्गन काम करना बंद करते हैं ड्यू टू मायाज्मेटिक इन्फ्लुएंस और डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, उन्हीं साधनों से वहां पे हम पेशेंट को बहुत कम हेल्प कर पाते हैं। हम बहुत खुल के नहीं बोलेंगे, समझदार को इशारा काफी। कौन से साधन हैं, कौन से इन्वेंशन हैं, मेडिकल के अंदर कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, वो सब टेक्नोलॉजियां सडन सीजेशन ऑफ वाइटल फोर्स का जो काम है, मतलब जो एक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर उन साधनों से हम बहुत अच्छा काम ले सकते हैं और काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन जहां जहां पे डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हुआ और उसके कारण क्रॉनिक डिसीज डेवलप होके ऑर्गन फेलियर में जा रहे हैं, या तो
तो और कुछ हो रहा है, तो वहां पे हम बहुत कम मदद कर पा रहे हैं। तो जहां जहां भी डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स या मायस्मेटिक डिसीज देखने को मिलेगा, वहां वहां हमें लॉ ऑफ सिमिलिया को ही अप्लाई करना है, तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन सडन सीजेशन ऑफ द वाइटल फोर्स है, जहां पे सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स है, जहां पे एक्सीडेंट है, वहां पे मॉडर्न साइंस हमें बहुत अच्छे से काम आएगा, क्योंकि उनके पास एंटीपैथी के और पैलिएशन के बहुत अच्छे तरीके हैं। और हनीमैन वहां पे छूट भी देते हैं कि जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे पैलिएशन या एंटीपैथी करें, और उनके पास इसके बहुत अच्छे तरीके हैं। तो मॉडर्न साइंस का ये बहुत अच्छा स्कोप है, और हम मॉडर्न साइंस को बहुत अच्छे तरीके से लोगों की जान बचाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। किस चीज को कहां उपयोग करना, किस सिद्धांत का कहां उपयोग करना, किस इन्वेंशन का कहां उपयोग करना और कहां नहीं करना, इसी को विवेक बुद्धि कहा जाता है। और अगेन, विवेक बुद्धि केवल और केवल गुरु कृपा से आती है। आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, अगर आप किसी बड़े अस्पताल में जा रहे हैं या तो आपके कांटेक्ट में बड़े अस्पताल हैं, तो आप देखिएगा कि वहां साधनों का, केमिकल पैलिएटिव और केमिकल सप्रेसिव थेरापीज का या मैकेनिकल पैलिएटिव और मैकेनिकल सप्रेसिव थेरापीज का उपयोग करके एक्सीडेंट या सडन सीजेशन ऑफ वाइटल फोर्स वाले केसेस थे, उसमें कितने केसेस आए और कितना रिजल्ट मिला। और ऐसे केसेस आए जिसमें डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स था और उसके कारण ऑर्गन फेलियर हुआ था, और फिर उसके कारण उन्होंने ट्रीटमेंट वो लिया, जो सप्रेसिव और पैलिएटिव ट्रीटमेंट, और उसके बाद उनमें से कितने पेशेंट की लाइफ क्वालिटी सुधरी या तो लाइफ सेविंग हुई। ये आपको होमवर्क है, और इसके ऊपर से आप हनीमैन को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अभी थोड़ा बच गया है। It does not follow that a homeopathic medicine has been ill selected for a case of disease, because some of the medicinal symptoms are only antipathic to some of the less important and minor symptoms of the disease. If only the other, the stronger, well-marked characteristic and peculiar symptom of the disease are covered and matched by the some medicine with similarity of the symptoms, that is to say, overpowered, destroyed and extinguished, the few opposite symptoms also disappear themselves after the expiry of the term of the action of the medicament, without retarding the cure in the least। मतलब हनीमैन कहते हैं कि काफी सारा ऐसा होगा कि कोई मेडिसिन एकदम 100% सिमिलर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, या तो बहुत कम बात देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो ऑपोजिट हैं, या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो डिसिमिलर हो रहे हैं। लेकिन आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करने के टाइम जो स्ट्रॉन्गर, वेल मार्क एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर आपकी दवाई से कवर हो रहे हैं तो वहां पे क्योर जरूर मिलेगा। और जो सिम्टम कवर नहीं हो रहे हैं या ऑपोजिट दिख रहे हैं, वो कॉमन सिम्टम भी चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम दवाई दे रहे हैं स्टिम्युलेट टू वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जब सेकेंडरी एक्शन लाएगा तो वो सेकेंडरी एक्शन में जितने भी सिम्टम है उन सबको क्योर कर देगा। लेकिन दवाई तो सिर्फ प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस होगी, वाइटल फोर्स स्टिम्युलेटेड होगा, और स्टिम्युलेट होने के बाद सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन से क्योर देखने को मिलेगा। हनीमैन ने नहीं कहा है कि सेम क्योर सेम, हनीमैन ने कहा है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब कि सिमिलिया उस जैसा होना चाहिए, 100% वैसा होने की कतई जरूरत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कब बनेगा? एपोरिज्म 153, कोई सिम्टम अगर एलएसएमसी के साथ जुड़ा तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो क्यों हम एलएसएमसी को बहुत भार दे रहे हैं? क्यों हम आपको कहते हैं कि टोटालिटी के बगैर, एलएसएमसी के बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा? उसका कारण ये है।